हेलो गाइस, आज हम नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास? तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। सम्मिश्र संख्या हमारे पास, इस संख्या को हम a प्लस आयोटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या। सम्मिश्र संख्या को a प्लस आयोटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b दोनों ही क्या हमारे पास, वास्तविक संख्या। लेकिन ये संख्या जैसे ही आयोटा से टच होती है तो ये हमारी काल्पनिक संख्या बन जाती है। जैसे ही b आयोटा के संपर्क में आता है तो यह हमारी काल्पनिक संख्या बनती है। अर्थात हमारे पास a तो क्या रह जाता है, वास्तविक फॉर्म में, और b क्या रह जाता है, काल्पनिक फॉर्म में। जहाँ आयोटा समीकरण x² + 1 = 0 का हल है। अगर इस समीकरण का, दी का समीकरण है, इसका अगर आप सॉल्यूशन निकालें तो हमारे पास देखिए आयोटा स्क्वायर इक्वल -1, तो x² इक्वल -1, तो x बराबर क्या होगा, √-1। यही होगा। √-1 वाले को इन्होंने आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया, आयोटा, अर्थात √-1 इक्वल हमारे पास क्या हो गया, आयोटा। तो हम इसको लिखना चाहेंगे तो -1 इक्वल क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होता है। सम्मिश्र संख्या है जो हमारी z बराबर a प्लस आयोटा b, यानी कि a हमारे पास वास्तविक संख्या हो रही है, b हमारे पास भी वास्तविक है, लेकिन जैसे ही आयोटा के संपर्क में आ जाती है तो ये हमारी हो जाती है काल्पनिक संख्या और ये रह जाती है वास्तविक संख्या। इसको हम रिप्रेजेंट रियल z बराबर तो हो जाता है हमारे पास, यानी कि रियल z यानी वास्तविक z। ये हमारा सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करने का सम्मिश्र संख्या, अर्थात इसके डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का योग ही हमारे पास क्या कहलाएगा, सम्मिश्र संख्या। और यहाँ हम रियल जेड्स यानी कि a और इमेजरी जेड की बात करूँ अर्थात b, यानी कि जो आयोटा के संपर्क में जो संख्या है वो हमारी क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या कहलाएगी। अब सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणितीय निरूपण कैसे होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। अर्थात हमने अभी तक सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b की बात की। अब हम ये देखते हैं कि जब दो सम्मिश्र संख्या को जोड़े या उनको घटाए, यानी कि ये कह दूँ मैं आपको, मैथ्स की 4 हमारे पास संक्रिया है, जोड़, माइनस, इनटू और भाग। इन चारों प्रोसेस को अगर हम इस सम्मिश्र संख्या के ऊपर अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित की, यानी कि चारों की बात करते हुए बात करें तो सबसे पहले क्या है, जब दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़े अगर हम उनका योग करें तब क्या आता है, तो हम क्या कर लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास, यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। जैसे एक सम्मिश्र संख्या मैंने ली z1 इक्वल a प्लस आयोटा b, लिख सकती हूँ। दूसरी सम्मिश्र संख्या मैंने ली z2 इक्वल
सी प्लस आयोटा डी। लिख सकती हो। दो सम्मिश्र संख्या ले ली। अब इनका योग करते हैं। योग करने पर क्या आता है, यानी Z1 प्लस Z2 इक्वल ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी। ये आपके पास है। तो हमें ये ध्यान रखना, वास्तविक संख्या के साथ ऐड होगी और आयोटा वाली संख्या के साथ ऐड होगी, यानी ए और सी दोनों साथ में होगा, ए प्लस सी प्लस इसमें और इसमें क्या है, आयोटा कॉमन आ रहा है, तो ये आयोटा बी प्लस डी। तो ये हमारे पास क्या हो, एक वापस सम्मिश्र संख्या प्राप्त हुई। देखिए ए प्लस सी, अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास क्या होगी, वास्तविक संख्या। जो संख्या आयोटा के संपर्क में आई वो क्या होगी, काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या का योग ही क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या। यानी दो संख्याएं सम्मिश्र संख्याओं का जब हमने योग किया तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त हुई, एक सम्मिश्र संख्या। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दो संख्याओं का योग करें, कौन सी संख्या, सम्मिश्र संख्या, यदि हम दो सम्मिश्र संख्याओं का योग करें तो हमें एक जो संख्या प्राप्त होगी वो भी सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगी। अब देखिए हमारे पास क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का जैसे हमने योग किया, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग किया, तब हमें तीसरी भी एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त हुई। तो इस कंडीशन, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, अर्थात संवरक नियम। इसके बारे में बात करते हैं क्या है ये, क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम दो सम्मिश्र संख्या योगफल करें तो एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ हमने ऊपर योग किया था तो हमें 30 एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त हुई। अगर इसका एक एग्जाम्पल लेके मैं बात करूँ, सपोज करो Z1 बराबर मैंने 1 प्लस 3 आयोटा लिया, ले सकती हूँ। Z2 बराबर मैंने 2 प्लस 2 आयोटा ले लिया, ले सकती हूँ। अब इनका योग करते हैं, तो Z1 प्लस Z2 का योग किया, यानी 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 2 आयोटा, यानी वास्तविक संख्या योग करोगे तो 1 और 2 3 प्लस आयोटा कॉमन आके 3 और 2 5, यानी कि हमारे पास संख्या क्या प्राप्त हुई, 3 प्लस 5 आयोटा। यानी ये भी तो क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, यानी सम्मिश्र संख्या ही तो है। अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि नहीं, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग करने पर हमें एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि क्रम विनिमय की बात कर दूं, अर्थात क्रम विनिमय प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि Z1 प्लस Z2, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं को Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, कुछ भी करो। यानी कहने का मतलब यह है कि दो सम्मिश्र संख्याएं किसी तरीके से जोड़ो, आगे Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z3 करो, दोनों ही आपस में आंसर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये क्या कह सकते हैं, क्रम विनिमय, यानी इसके क्रम में कोई अंतर नहीं आएगा यदि ये दोनों सम्मिश्र संख्याएं है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेकर अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर आपको बोलूं कि Z1 बराबर मेरे पास 1 प्लस 3 आयोटा, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेती हूँ, और Z2 बराबर 2 प्लस 2 आयोटा। एक बार देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं देखो Z1 प्लस Z2 को जोड़ के दिखाया, आपके पास 3 प्लस 5 आयोटा है। अब मुझे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करनी है, तो मैं Z1 प्लस Z2 का सन से मुझे पता है 3 प्लस 5 आयोटा आ रहा है। अब Z2 प्लस Z1 का भी करके देख लेते क्या आता है। Z2 प्लस Z1 का अगर मैं करती हूँ आपके सामने, तो मेरे पास क्या आता है उसकी बात करती हूँ मैं। तो देखिए ये आता है 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 प्लस 3 आयोटा। इसका सॉल्यूशन निकालूँ, 2 और 1 3 प्लस 2 और 3 5,
ये तो Z2 प्लस Z1 करने पर और Z1 प्लस Z2 करने पर दोनों पे ही आंसर में हमारे या कह दूँ मान इक्वल आ रहे हैं, अर्थात योग करने पर इनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होता है हमारे पास इक्वल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी पालन करती है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य नियम। ये क्या है? इसमें देखिए कि नहीं, तीन सम्मिश्र संख्या की बात कर लेते हैं। तीन सम्मिश्र संख्या है, जैसे सपोज करो मैंने Z1, Z2 और Z3, ये तीन मैंने ले लिए। अब इनके लिए बात करें तो देखो Z1 प्लस Z2 को जोड़ने के बाद इसमें Z3 जोड़ो, उसकी वही वैल्यू आएगी जो Z2 और Z3 को जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसको Z1 के साथ ऐड कर दो तो सेम संख्या आएगी। अर्थात कोई भी कहने का मतलब ये है कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे भी किसी भी तरीके से आपस में जोड़ो, हमारे पास इसके सॉल्यूशन इक्वल आएंगे या कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात कर दूं आपके सामने, तो देखिए हमारे पास अगर Z1 बराबर में, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, Z1 बराबर में आपके सामने 1 प्लस आयोटा ले लेती हूँ। Z2 की अगर मैं बात करूँगी तो 2 प्लस आयोटा ले लो, और Z3 की अगर मैं बात करूँ Z3 की बात करूँ तो 3 प्लस आयोटा ले लो। अब इसको देखते हुए हम बात करते हैं। सबसे पहले Z1 प्लस Z2 की बात कर दूँ, इनको जोड़ूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 3 प्लस 2 आयोटा आएगा। उसमें हमें क्या जोड़ना है, Z3, तो Z1 प्लस Z2 में जोड़ना क्या है, Z3, यानी 3 प्लस 2 आयोटा में हमें जोड़ना क्या है, 3 प्लस आयोटा, ये तो जोड़ना है। जोड़ने में हमारे पास क्या आएगा, 6 प्लस 3 आयोटा, यही आएगा। सेम कंडीशन अब मैं Z2 प्लस Z3 को यहाँ लिखते हैं, Z2 प्लस Z3 को जोड़ती हूँ तो 2 और 3 वाले को जोड़ती हूँ तो 5 प्लस 2 आयोटा आएगा। अब इस आंसर के अंदर Z1 को ऐड कर देते हैं, तो Z1 प्लस Z2 और Z3, Z1 कितना है हमारे पास, 1 प्लस आयोटा, और ये कितना है, 5 प्लस 2 आयोटा। इनको अगर मैं ऐड करूँ तो 6 प्लस 3 आयोटा आया। देखिए ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों इक्वल आया, अर्थात मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी पालन करता है। ये कोई जरूरी नहीं जो मैंने एग्जांपल लिए वो उससे आप कोई भी एक एग्जांपल लेके आप कोशिश करो इसको। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है हमें, उसके बारे में बात करते हैं। ये है मेरे पास आइडेंटिटी, यानी कि तत्समक प्रॉपर्टी की बात करें। आइडेंटिटी अगर मैं अपने शब्दों में लिखूं या बोलूं कि किसी की भी आइडेंटिटी यानी जो है उससे उसकी सो हो, तो अगर योग के लिए मैं अगर बात करूं तो किसी भी संख्या में अगर मैं 0 जोड़ दूं तो उस संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात उसकी आइडेंटिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे सम्मिश्र संख्या में बात करूं, कोई भी सम्मिश्र संख्या ली अगर उसमें 0 ऐड कर दूं मैं तो क्या उसकी आइडेंटिटी में इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अर्थात अगर मैं सपोज करो आपके सामने एक संख्या ली Z1 कोई भी है, उसमें 0 ऐड कर दूं तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, Z1 ही तो होगी। और अगर अब मैं इसी में बात करूं अगर इनवर्स के लिए, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रतिलोम। प्रतिलोम की अगर बात करूं तो इसमें हमें क्या है कि कोई भी हमारे प्रतिलोम यानी अपोजिट कोई भी संख्या है उसका अपोजिट में लूँ, उनको आपस में ऐड कर दूँ तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। जैसे Z कोई संख्या है, योग के लिए इसका अपोजिट क्या होगा, -Z। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ यानी कि एक संख्या Z और एक संख्या -Z, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, अगर ऐड किया इन दोनों को तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 0। अर्थात दो संख्याएं आपस में क्या हो, अपोजिट, और उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका मान क्या होगा,
0। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इन्वर्स प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को, इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारी ये है, इसको जेड का एक तरीके से जेड का ऋण भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि जो जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका अगर ऋण ले तभी तो 0 प्राप्त होगा, यानी कि नेगेटिव लेने पर। तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ आपके पास कि कोई भी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव साइन लिखते हुए उसको ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास ये इन्वर्स प्रॉपर्टी का कार्य करेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, नहीं सॉरी, दो सम्मिश्र संख्याओं के अंतर की बात करते हैं, अंतर के बारे में। दो सम्मिश्र संख्या, सपोज करो मैंने एक Z1 लिया जिसकी वैल्यू a प्लस आयोटा बी, दूसरी मैंने Z2 ली जिसकी वैल्यू c प्लस आयोटा डी। अब इनका अंतर यानी Z1 माइनस Z2 लेना है, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो Z1 माइनस, तो a प्लस आयोटा बी माइनस c प्लस आयोटा डी, ये तो हमारे पास ये माइनस ये c, इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लेंगे तो b माइनस डी। आई तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़े या घटाए तो हमें क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। अब इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्या है कि सम्मिश्र संख्याओं का गुणन की बात करते हैं। उसमें क्या होता है, दो सम्मिश्र संख्या मैंने ली, सपोज करो एक Z1 a प्लस आयोटा बी, दूसरी मेरे पास क्या है Z2 c प्लस आयोटा डी। इनका अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तब क्या प्रोसेस होगी, तो Z1 और Z2 इक्वल a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी। एक को पहले इस पूरी से गुणा करना होगा, फिर बी वाले को, इस आयोटा वाले को पूरे से, तो ए को सी से करते, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस ये आयोटा गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और बी डी, यही आएगा। ए सी प्लस इसमें से आयोटा कॉमन लें तो आयोटा ए डी प्लस बी सी, यहाँ आयोटा स्क्वायर इक्वल क्या होता है -1, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि -1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा, तो -1 इक्वल किसका हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर के। तो ये हो गया माइनस और ये बी डी। ये संख्या दोनों बिना आयोटा के है, तो ये साथ में ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी के। तो इसको देखने पे भी हमें क्या पता चल रहा है कि दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणा करने पर भी एक सम्मिश्र संख्या हमें प्राप्त होती है। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी सनवरक नियम। सनवरक नियम में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है या सम्मिश्र संख्या है, उनका आपस में गुणा करने पर भी हमें क्या मिलना चाहिए, एक सम्मिश्र संख्या है, यानी कि Z1 और Z2 को गुणा करें तो हमें Z3 प्राप्त हो, तो ये क्या कहलाएगी, एक क्लोजर प्रॉपर्टी। अर्थात दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपको मिले तो वो कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड हमारी क्या आती है, तो फर्स्ट थी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय। क्या होती है कम्यूटेटिव, इसमें क्या है, क्रम यानी क्रम विनिमय, यानी क्रम का एक्सचेंज कर दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे Z1 और Z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको आगे पीछे कैसे भी कर दो, यानी Z2 और Z1 कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, आंसर सेम आना है। तो अर्थात हम कह सकते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करती है। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यानी कि हमें क्या कहती है कि कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे Z1, Z2 और Z3,
इनका तीनों का किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए उनके सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करके उसको Z3 के साथ कर दो, या Z1 को अलग रखो, Z2 और Z3 का मल्टीप्लाई करके उसको Z1 के साथ गुणा कर दो, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी कि तत्समक। जैसे योग के लिए हमें आइडेंटिटी की बात की, क्या योग किया था या क्या ऐड किया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सेम वो का वो रहा था। योग में हमने जीरो था ना, जीरो को ऐड किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने पर हमारे पास एडिशनल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमारे पास आइडेंटिटी, अगर हम मल्टीप्लाई के लिए बात कर रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करूं कि आइडेंटिटी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, एक से। यानी कि अगर जेड को इंटू करूँ एक से तो हमारे पास जेड ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, या तो एकल सम्मिश्र संख्या कह सकते हैं, या इसको गुणात्मक तत्समक संख्या भी कहा जा सकता है। एकल यानी एक से गुणा हुआ है। अब इसी में आगे बात करूं अगर मैं इनवर्स के लिए, इनवर्स यानी कि प्रतिलोम। प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी कि इसमें ये जेड है, जेड को किस संख्या से गुणा करूं, जेड का प्रतिलोम क्या होगा कि ताकि इनका इक्वल में क्या हो, वन। जेड को 1/z से अगर गुणा कर दूं यानी इसके अपोजिट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। यही तो आएगा जैसे। और साथ में ये भी ध्यान रखना है, जेड जैसे मैंने a प्लस आयोटा b लिया है, यहाँ a और b नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्यों, इसका प्रतिलोम हमारे पास क्या हो गया, 1/z ही तो हुआ, 1/z। अगर ये a और b 0 हुआ तो 0 पर आयोटा 0 हो जाएगा, और ये 0 होते इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि 1/0 होगा, 0 ये इनफाइनाइट आएगा। जबकि इन्होंने कहा है कि z हमारे पास शून्यतर होना चाहिए, अर्थात शून्यतर का मतलब शून्य रहित हमारे पास। तो यहाँ अगर इसके अलावा हम लें, जैसे मैं z बराबर a प्लस आयोटा b लूँ और इसके इन्वर्स की बात हो रही है, तो यानी z इन्वर्स, इन दोनों का आपस में करें यानी 1/a प्लस आयोटा b, तो सॉल्यूशन क्या आना चाहिए मेरे पास, 1, ये आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, इसका सॉल्यूशन देखो, z और z इन्वर्स को आपस में गुणा करो, ये तो a प्लस आयोटा b इंटू करो 1/a प्लस आयोटा b से, गुणा करने पर आपके पास इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। यही है, कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, हमें पहले हमें z इन्वर्स निकालना है। अगर इसका मैं z इन्वर्स निकालूंगी, इसको पूरा सॉल्व करूंगी z इन्वर्स, तो मेरे पास ये, तो सबसे पहले ये कहता है कि आयोटा कभी भी हर के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो अंश में लाने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट का हमें ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा के आगे का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अब इसको a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाले में कोई चेंज हो जाए, नीचे वाला गुणा, a को a से किया a स्क्वायर, a को माइनस आयोटा b से किया तो a आयोटा b, आयोटा b को a से किया तो प्लस आयोटा b a, आयोटा b को आयोटा b से किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। इसको और सॉल्व करते हैं, a माइनस आयोटा b ऐसा कैसा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, और ये माइनस प्लस, ये b स्क्वायर। तो हमारे पास z इन्वर्स का मान क्या आ गया, a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। अगर हमें कोई पूछे इसका प्रतिलोम के बारे में कि
जेड आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है, उसका प्रतिलोम क्या होगा, तो आपके पास क्या होगा, ये तो होगा। अब देखो इस जेड इनवर्स को अगर गुणा करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि बंटन नियम। ये क्या कहते हैं, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि Z1, Z2 और Z3, ये आपके पास मल्टीप्लाई करो, ये हो सकता है, यानी Z1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं। अगर मैं इसको आगे पीछे ऐसे लिख दूँ, ये Z3 किया, मल्टीप्लाई करो। कहने का यह अभिप्राय है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई तीसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ गुणा भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल की बात करो, यानी Z1 और Z2 आपके पास 2 सम्मिश्र संख्या है। जब इनका करोगे तो भी आपको एक क्या मिलेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम इनको सॉल्व करें तो Z कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे आयोटा है, वो आयोटा नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करते हुए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा की अगर मैं बात करूं, आपके पास आयोटा की घात की, यानी कि पावर ऑफ आयोटा, ये इसके अगर मैं बात करूं आपके पास, तो हमने ये जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, -1। अब मुझे आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको आयोटा और आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ। आयोटा तो ऐसा कैसा, इसकी वैल्यू -1, तो ये क्या है, माइनस आयोटा। अब किसी की इच्छा हो गई आयोटा 25 की वैल्यू निकालते हैं, निकाल हो ही जाती है, तो ये क्या लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर, यहाँ 12 लिखो, गुणा 12 दूनी 24 और एक ही आयोटा 25 हो गए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 12 और आयोटा। पावर अगर सम है आपके पास तो ये क्या होगा, प्लस, और ये प्लस होते ही क्या हो जाएगा, केवल आयोटा बच जाएगा। या मैं ऐसे कहूँ -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, कहाँ तक, 12 बार। जब गुणा करोगे तो ये +1 होगा, और +1 को आयोटा से करोगे तो आयोटा। यानी इस तरीके से मेरा कहना बनता है, आयोटा के ऊपर जितनी भी पावर लगी हुई हो उसको आप सॉल्व करके बता सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। अब कोई आपको पूछ ले आयोटा की पावर 2006, इसकी वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालें, सीधा सा ये है कि आयोटा स्क्वायर की आपको वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, बाकी संख्या का भाग दे दो, 1003 करोगे तो कितना ये आएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितनी है, -1 की पावर 1003, ये हमारे पास क्या है, विषम, तो ये वैल्यू आएगी -1। क्लियर।